गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जेई या राजस्थान जेई या कोई भी जेई का पेपर जो होता है वो होता है अपना, तो उसके हिसाब से हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होगा वो पढ़ने वाले हैं। आरसीसी के लेक्चर हमने सिंगली डबली के डिज़ाइन और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लेक्चर जो लेंदी वर्जन है, जो हमारा डिप्लोमा या बीटेक में काम आता है न्यूमेरिकल का, वो हमने पहले ही अपलोड किए हैं। आज हम इसको जेईएन पर्सपेक्टिव से जो होगा वो पढ़ेंगे कि जेईएन पर्सपेक्टिव से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होगी वो इसमें क्या रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो होगा वो होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ऐसी बीम जहां पर आपका बॉटम में रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रोवाइड होता है, तो उसे हम सिंगली रेनफोर्स बीम जो होगा वो करते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम यहां पर लिखते हैं आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, और एक हम लिखते हैं सीसी मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट, तो दोनों में जो होगा वो आपके पास डिफरेंट क्या होगा कि यहां पर जो होगा वो आपका रेनफोर्समेंट जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट जो होता है वो कहते हैं। अब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात करें या फिर पहले सिर्फ बीम की बात करें, तो हम यहां पर देखें कि हमने एक बीम सेक्शन जो होता है वो माना है। बीम सेक्शन जब भी हम मानते हैं तो उसमें टॉप की तरफ जो होता है, टॉप आपका क्या कहलाता है, कंप्रेशन जोन कहलाएगा, और बॉटम हमारा कहलाएगा टेंशन जोन। टॉप जो होगा वो कंप्रेशन जोन और बॉटम जो होगा वो आपका टेंशन जोन कहलाएगा। अब हमें एक चीज जो होती है वो हमेशा याद रखनी है कि कंक्रीट जो होती है वो हमेशा टेंशन में वीक होती है। जब कंक्रीट आपकी टेंशन में वीक हो तो यहां से इस बीम के फेल होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, और जब बीम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसे रोकने के लिए ही यहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी को कहा जाता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो कंक्रीट के कंप्रेशन में वीक होने के कारण वहां पर रेनफोर्समेंट जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे हम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन के नाम से जो होगा वो जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एएसटी जो होगा वो बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर बी जो होगा वो आपके पास विड्थ ऑफ बीम हो गया। कैपिटल डी जो होगा वो क्या कहलाता है, ओवरऑल डेप्थ कहलाता है। कैपिटल डी हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, ओवरऑल डेप्थ जो होगा वो कहलाएगा। स्मॉल डी को हमेशा हम जो होता है वो डिनोट करते हैं इफेक्टिव डेप्थ से। अब इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो क्या होता है, टॉप फाइबर से लगाकर, यहां पर इस पोर्शन को हम टॉप फाइबर कहते हैं, बॉटम वाले पोर्शन को हम बॉटम फाइबर करेंगे। तो टॉप फाइबर से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो होगी वो कहलाएगी। टॉप फाइबर से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ, या फिर हिंदी में प्रभावी गहराई जिसे हम बोलते हैं, जिसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो होता है वो पढ़ते हैं, तो वो प्रभावी गहराई जो होती है वो कहलाती है। अब यहां पर हम इसका पोर्शन जो होता है वो हम देखें तो इतना पोर्शन हमने कवर के लिए जो होता है वो लेफ्ट किया है। कवर के लिए लेफ्ट जो होता है वो क्यों किया जाता है पोर्शन, क्योंकि यदि हम इस बार को बिल्कुल इस बॉटम फाइबर के जो होता है वो कहता है टच कर देते हैं तो वहां पर कोरोजन या जंग लगने की संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये कवर जो होता है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कि इसको कोरोजन से प्रिवेंट रखने के लिए। तो जनरली जो होता है वो कहता है बीम में कवर हम 20 mm जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहां तक होने के बाद एक स्ट्रेन डायग्राम है और एक स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो हमको जेईएन पर्सपेक्टिव से दो चीजें इसमें याद रखनी पड़ती है कि मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, और मिनिमम स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, या फिर स्ट्रेन एट फेलियर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.0035 जो होगी वो हो जाएगी। और स्ट्रेन एट फेलियर कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास वैल्यू 0.87 FI/ES प्लस 0.002 जो होगी वो हमारे पास वैल्यू होगी। अब अगर इस सेक्शन को समझने की कोशिश करें तो FI जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होगा वो कहलाएगा। स्टील की जनरली हम 3 ग्रेड जो होता है वो काम में लेते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, 250, 415 और 500। और ES जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। तो E की वैल्यू हमेशा हम जो होता है वो क्या लेंगे, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हम किसकी वैल्यू लेते हैं, E की वैल्यू जो होगा वो लेंगे। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी,
तो मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0.0035 और स्ट्रेन एट फेलियर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेस डायग्राम को। तो अभी तक हमारे पास जो होता है वो क्या 3 क्वेश्चन यहां से डेवलप हुए हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन है कि टॉप फाइबर से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होगी वो हमारे पास कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ, मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 और स्ट्रेन एट फेलियर की वैल्यू जो होगी वो 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 जो होगा वो हो जाएगा। स्ट्रेस डायग्राम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस डायग्राम की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी 0.446 FCK जो होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी और यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस से 0.42 XU मीटर की डिस्टेंस पर 0.42 XU की डिस्टेंस पर हमारा कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है। किसी भी बीम में जो होगा वो क्या 2 टाइप के फोर्स जो होता है वो कहते एक्ट करेंगे। एक हमारे पास होता है कंप्रेशन और एक होगा हमारे पास टेंशन। तो कंप्रेशन फोर्स जो होगा वो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 0.36 FCKB इंटू XU और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.87 FY AST जो होगी वो होगी। तो इस तरह से हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन फोर्स आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो क्या बनेगा कि मैक्सिमम, एक तो ये बन गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हो गई 0.446। अब वो ये पूछ सकता है कि स्ट्रेस डायग्राम का शेप जो होगा वो क्या होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रेस डायग्राम में पहले हमारे पास बिल्कुल रेक्टेंगल है और उसके बाद जो होता है वो कहता है पैराबोलिक शेप जो होता है वो आता है। तो रेक्टेंगल और पैराबोलिक ये दोनों शेप जो होंगे वो हमारे स्ट्रेस डायग्राम के हो जाएंगे। तो इस तरह से सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बारे में हमने देखा। अब एक टर्म आती है यहाँ पे लीवर आर्म। अब लीवर आर्म की डिस्टेंस हमने देखी कि यहां देखिए कि ये लीवर आर्म है, टेंशन से लगा के कंप्रेसिव फोर्स तक की डिस्टेंस। तो अब अगर हम यहां देखें तो सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से लगा के टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस अगर हमारे पास स्मॉल d है, मतलब इफेक्टिव डेप्थ है, तो लीवर आर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा d माइनस 0.42 XU जो होगा वो हो जाएगा। अब हम बात करें इस XU की, तो XU जो होती है वो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो होती है वो कहलाती है। तो XU की वैल्यू को हम इतना भी जो होता है वो ले सकते हैं कि XU की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कहलाएगी। इस न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के अकॉर्डिंग ही सेक्शन को जो होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। जिस सेक्शन को हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन के नाम से जो होता है वो जानते हैं। तो इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन, स्ट्रेन एट फेलियर, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ, मैक्सिमम स्ट्रेस और कंप्रेशन और टेंशन के फॉर्मूले जो होंगे वो हमें याद रखने हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि न्यूट्रल एक्सिस पे हमने जो होता है वो क्या होता है, लास्ट में देखा था कि XU की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें XU की वैल्यू, XU मतलब न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस होता क्या बेसिकली वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वह एक्सिस जहां पर हम ये जानते हैं कि बीम में टेंशन और कंप्रेशन दोनों फोर्स जो होता है वो कैसे डेवलप होते हैं। तो ऐसी एक्सिस जहां पर टेंशन और कंप्रेशन के दोनों फोर्स जो होता है वो कहते डेवलप ना हो या फिर उसका इफेक्ट ना हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो कहलाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, XU से डिनोट करते हैं। अब हमने ये कहा कि न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो किसी भी सेक्शन को क्लासिफाइड करने के जो होती है वो काम में आती है। तो उस सेक्शन को क्लासिफाइड हम जो होगा वो कैसे कर सकते हैं कि हम ये देखें कि अगर XU की वैल्यू सबसे पहले अगर हम निकालें तो कंप्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है 0.36 FCKB इंटू XU और टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास है 0.87 FY AST। कंप्रेशन और टेंशन दोनों को अगर हम इक्वल रख देते हैं तो 0.36 FCKB इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY AST।
तो यहां पर दोनों को इक्वल रखने पर हमारे पास XU की वैल्यू जो होगी वो आ गई। XU का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहलाता है। यह फॉर्मूला कई बार एग्जाम में जो होगा वो पूछा जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि Fy जो होती है वो हमारे पास स्टील की ग्रेड है और FCK जो होती है वो हमारे पास कंक्रीट की ग्रेड जो होगी वो कहलाएगी। अब हमने ये बोला कि हम XU के बेस पर ही सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब हम सेक्शन क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें XU जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है उसको मैक्सिमम वैल्यू से क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। और वो मैक्सिमम वैल्यू की टेबल हमें याद रखनी पड़ती है JN पर्सपेक्टिव से। मैक्सिमम जो होगा वो हमारे पास Fe415 की वैल्यू जो होती है वो पूछी जाती है, बट हमें जो होती है वो तीनों वैल्यू याद करनी है कि ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास कितनी होगी, Fe250, Fe415, Fe500। तो उसी के अकॉर्डिंग Fe250 की XU max की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.53D, Fe415 की वैल्यू हो जाएगी 0.48D और Fe500 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 0.46D। अब कई बार जो होगा वो क्या, यदि हम ये वैल्यू जो होती है भूल जाते हैं तो हमें इस फॉर्मूले से होगी वो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 700D 0.87 Fy प्लस 1100 हो जाएगा। Fy जैसे यहां पर हमारे पास 250 है तो हम यहां पर Fy की वैल्यू कितने रख देंगे, 250 रख देंगे। 415 है 415 रख देंगे। 500 है तो हम यहां पर 500 रख देंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो हमें ये टेबल याद ही होनी चाहिए, और अगर फिर भी अगर हमें याद नहीं रहती है तो इस फॉर्मूले से ये वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है। तो हमने ये XU हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा और XU मैक्स हमें इस टेबल से मिलेगा। D जो होगी वो इफेक्टिव डेप्थ ही होगी। इन दोनों को जो होगा वो हम कंपेयर करके फिर सेक्शन को क्लासिफाइड करेंगे कि सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होगा वो होगा। आप इतना कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब हम सेक्शन क्लासिफाइड जो होगा वो करेंगे कि XU और XU मैक्स के अकॉर्डिंग हम सेक्शन को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि XU की वैल्यू अगर XU मैक्स के इक्वल आती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस सेक्शन जो होगा वो कहलाएगा। XU अगर XU मैक्स के इक्वल आएगा तो बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो दो टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। एक करते हैं हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी बीम का, और सेकंड हम करते हैं डिजाइन के क्वेश्चन, जिसमें हम किसी भी बीम की जो होगी वो डिजाइन जो होगी वो क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर XU और XU मैक्स का रोल जो होता है वो डिजाइन पर्पस से जो होता है वो तो नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जो होगा वो XU और XU मैक्स का वैल्यू यूज में ली जाती है। तो हम अगर देखें कि XU और XU मैक्स की वैल्यू इक्वल आई तो वो कौन सा सेक्शन कहलाएगा, हमारे पास बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। और वहां पर हम MU मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मूवमेंट भी कहते हैं इसको। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इन दोनों फॉर्मूले में से हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्मूले यूज कर करके दे सकते हैं, दोनों से आंसर हमारा सेम जो होगा वो आता है। तो ये जब हम कैल्सी में सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, न्यूटन mm, क्योंकि मूवमेंट हमेशा किस में होता है, न्यूटन mm में जो होगा वो आपका होगा। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, अगर हमारे पास XU लेस देन XU मैक्स आ रहा है, XU लेस देन XU मैक्स आने पर वो सेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होगा वो कहलाएगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में भी सेम फॉर्मूले जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे जो कि बैलेंस सेक्शन में काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट आएगा XU ग्रेटर देन XU मैक्स। XU ग्रेटर देन XU मैक्स हमारा कहलाता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जहां भी हमारे पास XU आता है वहां पर हम XU मैक्स की वैल्यू जो होता है वो रख सकते हैं। यहां पर जहां पर XU आएगा वहां पर हमने क्या कर दिया, XU मैक्स रख दिया। यहां पर 0.87 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में हम AST वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर हम एक ही फॉर्मूला याद रखें 0.36 FCKB XU वाला, तो वो हमारे पास तीनों सेक्शन में जो होगा वो काम आएगा। बट इसमें हमारे पास
सिर्फ ओवर रेनफोर्समेंट में XU की जगह हमें सिर्फ XU मैक्स लिखना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आज हमने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के सेक्शन के बारे में पूरा डिस्कस किया है, उसका स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम और उसके मोमेंट सेक्शन के बारे में पूरा डिस्कस जो होता है वो किया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।